Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So I welcome you again to your psychology class and today we'll continue with chapter number 3 that is meeting life challenges और ये part 2 है chapter number 3 का और part 1 में हमने discuss किया था meaning and nature of stress. Okay, and today we'll discuss one important theory of stress that is cognitive theory of stress given by Lazarus and his colleagues. Alright, so let's get started. So सबसे पहले हम एक और definition करेंगे stress की, that is stress is the non-specific response of the body to any demand, and this definition was given by Hans Selye, and Hans Selye is known as the father of modern stress. सो अब अगर हम ये डेफिनेशन देखें तो हैंस सेली का ये कहना था कि स्ट्रेस क्या होता है, एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है. नॉन स्पेसिफिक मतलब दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक, मीन्स जनरल रिस्पॉन्स होता है बॉडी का टू एनी डिमांड, टू एनी स्टिमुलस और एनी स्ट्रेसर. ऑलराइट, and along with this he also added that this response is regardless of the cause of the threat, and the individual will respond with the same physiological pattern of reactions. Now tell me, do you also believe in this कि हर situation में जो है everyone will respond in same way? I mean, how is it possible that all the people they will react in same way? Actually, they may or may not react in the same way. Okay? अब कोई भी situation है तो every individual will react differently. अब किसी person के लिए वो situation stressful हो सकती है और किसी दूसरे person के लिए वो नहीं हो सकती. Isn't it? अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लाइक इन अ क्रिकेट मैच जो एक फास्ट बॉलर होता है वो एक स्ट्रेसर होता है बैट्समैन के लिए. अब वो जो फास्ट बॉलर है वो स्ट्रेसर सबके लिए है, ठीक है, डिफरेंट वे से परसीव करेंगे उस स्ट्रेसर को सभी. लाइक फॉर एग्जांपल जो ओपनिंग बैट्समैन है वो उस स्ट्रेसर को, उस फास्ट बॉलर को डिफरेंटली परसीव करेगा इन कंपैरिजन टू लास्ट बैट्समैन. इजंट इट? मीन्स जो लास्ट बैट्समैन होता है उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है, उसको स्ट्रेस ज़्यादा होता है कि उसको अपनी टीम को जिताना है इतने रन से, तो वो फास्ट बॉलर उसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है इन कंपैरिजन टू ओपनिंग बैट्समैन. Right? So basically this point of view or the definition given by Hans Selye that the stress is the non-specific response of the body to any demand was criticized by lot of psychologists. So different stressors may produce somewhat different patterns of stress reaction and different individuals may have different characteristic modes of response. It means every individual reacts differently to पर्टिकुलर स्ट्रेसर. मीन्स हम सब जो हैं वो डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं किसी भी स्ट्रेसर को लेकर. ऑलराइट, हाँ, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, कुछ सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है कि कोई 2 लोग या 4 लोग जो हैं वो सिचुएशन को सेम वे में परसीव करें, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस डिफरेंट पीपल परसीव the situation or stressor differently. Okay, because each one of us will see the situation through our own eyes, and it is our perception of the demands and our ability to meet them which will determine whether we are feeling stressed or not. Means हम सब जो हैं किसी भी situation को, किसी भी stressor को अपनी नज़र से देखते हैं, अपने way से perceive करते हैं. हम देखते हैं कि क्या हम उस सिचुएशन से डील कर सकते हैं, क्या हमारे पास एबिलिटी है, क्या हमारे पास स्किल है. एंड इफ़ वी हैव द एबिलिटी टू मीट दैट चैलेंज, इफ़ वी हैव द स्किल, इफ़ वी हैव ऑल द रिसोर्सेज टू मीट दैट चैलेंज, तो वो स्ट्रेस जो होगा वो एक पॉजिटिव स्ट्रेस होगा, एक यू स्ट्रेस होगा. ठीक है. एंड ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, स्किल नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तो वही स्ट्रेस जो है वो डिस्ट्रेस में चेंज हो जाएगा. दैट विल बी हार्मफुल फॉर अस फिजियोलॉजिकली एज वेल एज साइकोलॉजिकली. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लें, बहुत जनरल सी एग्जांपल है, जैसे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, तो एग्जामिनेशन सिचुएशन जो है सबके लिए स्ट्रेसफुल होती है. जो बच्चे टॉपर्स हैं उनके लिए भी है, और जो मीडियोकर्स हैं उनके लिए भी है, और जो नहीं पढ़ते उनके लिए तो है ही है. तो अब ये डिपेंड करता है कि वो बच्चा जो है सिचुएशन को कैसे परसीव करता है, कैसे देखता है. स्ट्रेस सबको हो जाता है एग्जामिनेशन टाइम में, ठीक है, बट अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, पता है पूरा साल पढ़े हो, नोट्स बने हुए हैं, ठीक है, तैयार हैं नोट्स, आपने रिवीजन की हुई है,
तो वो स्ट्रेस जो है कुछ लेवल का स्ट्रेस होगा जो आपको मोटिवेट करेगा कि हाँ अब टाइम आ गया है और मुझे एक बार और रिवीजन करनी है और पेपर दे के आना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं। और दूसरी तरफ जो बच्चा है जो पूरे साल पढ़ा ही नहीं है, ना नोट्स बनाए हैं, ठीक है, ना क्लासेस अटेंड की हैं, तो वो फिर उसके लिए जो वो है स्ट्रेस, वो डिस्ट्रेस होगा, जो कि उसकी बॉडी को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, उसके माइंड को भी कर सकता है, ठीक है। So basically, stress is not a factor that resides in the individual or the environment. Instead, it is embedded in an ongoing process that involves individuals transacting with their social and cultural environments, making appraisals of those encounters, and attempting to cope with the issues that arise. So it means that stress is not something that resides in individual or environment. मतलब ये stress कोई चीज़ नहीं है जो environment में या individual में होती है पहले से। Stress क्या है? Stress basically is how we appraise a particular situation. Appraise means how we interpret, how we evaluate a particular situation. For example, if we take this example like the example of this pandemic, तो इस pandemic की वजह से stress सबको है, कुछ लेवल ऑफ स्ट्रेस सबको है, किसी को ज़्यादा है, किसी को कम है, और किसी को पॉजिटिव स्ट्रेस है, किसी को नेगेटिव स्ट्रेस है। कई लोगों ने इस सिचुएशन को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है कि ओके दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, वी हैव टू कोप with this and we have to continue with our work. So many people they think that they have the ability, they have the skill and उनके पास resources भी हैं और वो घर से काम कर रहे हैं और they are earning money from home. And on the other hand कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने simply give up कर दिया है and they feel that this is the end of the world, अब उनसे कुछ नहीं होगा, and this caused stress for them. All right, तो ये जो level of stress है that is distress, that is harmful for them psychologically as well as physiologically. Okay, and besides this, stress is a dynamic mental or cognitive state. It's a disruption in homeostasis or an imbalance that gives rise to a requirement for resolution of that imbalance or restoration of homeostasis. मीन्स स्ट्रेस जो है वो एक मेंटल या कोग्निटिव कंडीशन है जो डायनेमिक है, जो बदलती रहती है। मतलब कल आपको हो सकता है उस सिचुएशन से स्ट्रेस होता था, अब नहीं होता है, ठीक है, और वो माइंड में पहले से नहीं है, वो हम क्रिएट करते हैं स्ट्रेस अपनी थॉट्स से, अपनी फीलिंग्स से। ऑल राइट, तो वो जो स्ट्रेस है वो क्या क्रिएट करता है? इम्बैलेंस क्रिएट करता है हमारे होमोस्टेसिस में, हमारे इंटरनल बॉडी में। बेसिकली वो जो इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हमें उस स्ट्रेसर, उस सिचुएशन से लड़ना है, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ताकि जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है हमारी बॉडी में वो एक बैलेंस में चेंज हो जाए। मतलब हमारा जो होमोस्टेसिस है वो वापस एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। ओके, सो ये जो परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस है, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन इंडिविजुअल्स कोग्निटिव अप्रेजल ऑफ इवेंट्स एंड द रिसोर्सेज अवेलेबल टू डील विद दैम। मीन्स हम सिचुएशन को कैसे देखते हैं, कैसे इवेलुएट करते हैं, कैसे अप्रेज करते हैं, ठीक है, दिस लीड्स टू स्ट्रेस। एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कोग्निटिव अप्रेजल वॉज गिवन बाय लेजरस एंड हिज कोलीग्स इन हिज थेरी, कोग्निटिव थेरी ऑफ स्ट्रेस. He said that an individual's response to a stressful situation largely depends upon the perceived events and how they are interpreted or appraised, right? Means stress किस पे डिपेंड करता है? हमारी अपनी सोच पे डिपेंड करता है कि how we perceive the situation, how we interpret, how we evaluate the situation. Okay? And that's why Lazarus once said that the interpretation of stressful events is more important than the events themselves. Means हम किसी भी stressful event या किसी भी stressful situation को कैसे interpret करते हैं, कैसे evaluate करते हैं, वो ज़्यादा important होता है stressful event से, ठीक है, क्योंकि if we will take a stressful situation in a positive way, if we accept it as a challenge, देन वो जो लेवल ऑफ स्ट्रेस होगा वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि वो हमें मोटिवेट कर रहा है टू एक्सेप्ट दैट सिचुएशन इन अ पॉजिटिव वे एंड टू मूव ऑन. ऑन द अदर हैंड, इफ़ वी टेक दैट सिचुएशन इन अ नेगेटिव वे, तो वो जो स्ट्रेस है डेफिनेटली वो डिस्ट्रेस होगा, दैट विल लीड टू फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म, राइट. तो बोलते हैं ना हम, इट्स ऑल इन माइंड, तो इट इज़ ट्रू, इट्स ऑल इन माइंड
कि हम क्या सोचते हैं, दैट लीड्स टू स्ट्रेस बेसिकली. And Lazarus talked about two kinds of appraisals in his theory. One is primary appraisal and the other is secondary appraisal. तो अब ये primary appraisal क्या है? It refers to the perception of a new or changing environment as positive, neutral or negative in its consequences. बेसिकली इस स्टेज पे हम इवेलुएट करते हैं कि वो सिचुएशन, वो स्ट्रेसर हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. ओके अब वो सिचुएशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो दैट सिचुएशन विल बी गुड. ओके तो मतलब अगर सिचुएशन से थोड़ा स्ट्रेस हो भी रहा है आपको, तो वो स्ट्रेस आपको मोटिवेट करेगा कि आपको कुछ करना है एंड यू हैव टू मूव ऑन. ऑन द अदर हैंड अगर वो सिचुएशन नेगेटिव है, अगर वो आपको हार्म पहुंचा सकती है, ठीक है, तो दैट सिचुएशन विल बी स्ट्रेसफुल. ओके एंड यू विल टेक इट एज अ नेगेटिव सिचुएशन. एंड तीसरा जो है वो सिचुएशन न्यूट्रल भी हो सकती है. मींस वो सिचुएशन से आपको कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, वो सिचुएशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही नहीं है. ठीक है, तो दैट सिचुएशन विल बी न्यूट्रल. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल. लाइक आप जहाँ रहते हो वहाँ पे सडनली बहुत तेज़ बारिश होनी शुरू हो गई. तो अब वो सिचुएशन जो है आप उसको 3 वेज में इंटरप्रेट कर सकते हो. लाइक वो जो सिचुएशन है, वो बारिश है, वो अच्छी भी हो सकती है आपके लिए. लाइक यू डोंट हैव टू वेक अप अर्ली एंड गो टू स्कूल. ठीक है, तो मतलब आपको छुट्टी मिल जाएगी, बारिश हो रही है तो स्कूल नहीं जाना पड़ेगा. दूसरा, वो सिचुएशन आपके लिए स्ट्रेसफुल भी हो सकती है. कैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई प्लान बनाया हुआ है अपने फ्रेंड्स के साथ फॉर एन आउटिंग, तो बारिश की वजह से वो कैंसिल हो सकता है, तो वो सिचुएशन आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकती है. एंड ऑन द अदर हैंड दैट सिचुएशन कैन बी न्यूट्रल फॉर यू. मीन्स दैट सिचुएशन कैन नॉट बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू. लाइक वो जो बारिश है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही नहीं है. क्यों? क्योंकि ना तो आपका कोई प्लान है अपने फ्रेंड्स के साथ, और दूसरी बात, जिस दिन बारिश हो रही है उस दिन संडे है तो स्कूल भी नहीं जाना है, तो उससे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई स्ट्रेस ही नहीं हो रहा है, आप आराम से सो रहे हो. ठीक है, तो अब आपने सिचुएशन को अप्रेज कर लिया, आपने देख लिया कि वो सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है. मतलब अगर तो न्यूट्रल है तो स्ट्रेस का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही नहीं है. अगर वो सिचुएशन पॉजिटिव है तो थोड़ा बहुत अगर स्ट्रेस होता भी है तो वो एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा. अब अगर वो सिचुएशन आपके लिए नेगेटिव है तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा. ठीक है, तो उस नेगेटिव सिचुएशन को भी हम 3 वेज में अप्रेज करते हैं, 3 वेज में इवेलुएट करते हैं. ओके, और वो 3 वेज कौन से हैं? वी अप्रेज नेगेटिव इवेंट्स फॉर देयर पॉसिबल हार्म, थ्रेट और चैलेंज. मतलब हम उस नेगेटिव इवेंट को एज अ हार्म देखते हैं, एज अ थ्रेट देखते हैं या एज अ चैलेंज देखते हैं. ऑल राइट, so here harm means the assessment of the damage that has already been done by an event. means उस negative situation, उस negative stressor से क्या पहले भी आपको कोई डैमेज हो चुका है, आप इस वे में उसको अप्रेज करोगे. मतलब अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें एग्जामिनेशन डेज की, ठीक है, तो आप उस सिचुएशन को देखोगे कि वो आपके लिए हार्म है या थ्रेट है. मतलब अगर आपको पता है आप पहले भी पिछले साल फेल हो चुके हो, तो वो आपके लिए एक हार्मफुल स्ट्रेसर होगा, क्योंकि उससे पहले भी आपको डैमेज हो चुका है, आप फेल हो चुके हो, आपका 1 साल बर्बाद हो गया है. ठीक है, तो यू विल अप्रेज दैट स्ट्रेसर एज अ हार्म. ओके, and threat is the assessment of possible future damage that may be brought about by the event. means हम उस negative situation को as a threat assess करते हैं. हम देखते हैं कि उससे हमारा क्या future में damage हो सकता है. मतलब आप fail नहीं हुए हो, but आप हो सकते हो अगर आप पढ़ोगे नहीं. ठीक है, तो that situation will be a threat for you. And the last way to appraise a negative situation is you accept it as a challenge. Now challenge appraisals are associated with more confident expectations of the ability to cope with the stressful event, the potential to overcome and even profit from the event. means आप उस negative situation को as a challenge assess करते हो, as a challenge appraise करते हो, क्योंकि आपको पता है आप में ability भी है, आपके पास skill भी है, आपके पास resources भी हैं. ठीक है, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को ओवरकम करने की. लाइक अगर आप एग्जामिनेशन, यही एग्जांपल हम देखें एग्जामिनेशन डेज़ की, तो मतलब आपको पता है कि आप पूरा साल पढ़े हो, पूरी साल आपने मेहनत किया, आपके पास नोट्स हैं, ठीक है, आपके पास टीचर्स का सपोर्ट है, पेरेंट्स का सपोर्ट है, तो मतलब यू एक्सेप्ट दैट चैलेंज
accept that situation, accept that stressor as a challenge. Okay. Now, after primary appraisal or after evaluating the importance of the situation, we do secondary appraisal. Now, what is a secondary appraisal? Secondary appraisal is the assessment of one's coping abilities and resources and whether they will be sufficient to meet the harm, थ्रेट और चैलेंज ऑफ द इवेंट. मतलब ड्यूरिंग प्राइमरी अप्रेजल हमने सिचुएशन को अप्रेज कर लिया, हमने सिचुएशन को इवेल्युएट कर लिया कि वो हमारे लिए हार्म है, थ्रेट है या चैलेंज है. अब सेकेंडरी अप्रेजल की स्टेज पे हम असेस करेंगे, हम इवेल्युएट करेंगे कि उस हार्म, थ्रेट या चैलेंज को ओवरकम करने के लिए क्या हमारे पास एबिलिटी है, रिसोर्सेज हैं. ओके. अब वो जो एबिलिटीज़ और रिसोर्सेज हैं वो भी 4 तरह के होते हैं. That is mental, physical, personal or social. Now let's understand them one by one. So mental abilities and resources means क्या आपके पास क्या आप मेंटली हेल्दी हो उस स्ट्रेसर से डील करने के लिए. आप लोगों ने देखा होगा कई जो लोग होते हैं वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं या उनको छोटी छोटी चीज़ों से स्ट्रेस हो जाता है. तो मतलब दे डोंट हैव मेंटल एबिलिटी टू डील विद दैट स्ट्रेसर. Okay. Now the second one is physical resources and abilities. It means whether you have enough money or material to overcome that stressor or stressful situation or not. अब जैसे कि आजकल की अगर हम सिचुएशन की एग्जांपल लें, लाइक कोविड में आजकल जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिलने बहुत कम हो गए थे. तो मतलब अगर आपके पास फिज़िकल रिसोर्सेज हैं, पैसा है, तो आप लोगों ने देखा होगा जो रिच पीपल हैं जिनके पास बहुत पैसा है उनको उस चीज़ से कोई स्ट्रेस नहीं है. उनको पता है कि वो पैसा देंगे और वो अवेलेबल हो जाएगा. तो दैट इज़ योर फिज़िकल रिसोर्सेज एंड एबिलिटीज़. ओके. नाउ द थर्ड इज़ पर्सनल एबिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज. इट मीन्स क्या आपके पास पर्सनल स्किल या एबिलिटी है उस सिचुएशन से डील करने की. लाइक जैसे कि हमने एग्जामिनेशन डेज़ की बात की थी, तो क्या आपके पास पहले से नोट्स रेडी हैं या नहीं हैं. मतलब क्या आप इंटेलिजेंट हो उस सिचुएशन से डील करने के लिए. वो है आपकी पर्सनल एबिलिटी एंड रिसोर्स. ओके. And the last one is social abilities and resources. It means social abilities basically होती हैं कि आप लोगों के साथ कितना आपका कांटेक्ट है. ठीक है. लाइक आपके पास, ठीक है, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं दे आर वेल एजुकेटेड, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं एग्जामिनेशन डेज़ में, आपको गाइड कर सकते हैं. ठीक है. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं पूरा साल तो पढ़ते नहीं हैं, पूरा साल नोट्स नहीं बनाएंगे और उनका इतना सोशल सपोर्ट होता है, मींस उनके कॉन्टैक्ट्स इतने होते हैं कि कोई भी उनको एंड में जाके नोट्स भी दे देता है. ठीक है. तो मतलब सोशल सपोर्ट है, सोशल रिसोर्स है. उनको पता है कि ठीक है यार मेरा जो फ्रेंड है वो मुझे हेल्प कर ही देगा और उसके नोट से मैं पढ़ के पास हो जाऊँगा. दैट इज़ योर सोशल सपोर्ट एंड सोशल एबिलिटी. तो ये हैं आपके 4 एबिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज. तो अब अगर आपके पास ये चारों एबिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज हैं तो आपको इजी हो जाता है टू ओवरकम दैट स्ट्रेसर और टू ओवरकम दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन. ओके. And now one of the most important things to note here is that both the appraisals, that is primary as well as secondary appraisals, are very subjective in nature and will depend on many factors like past experience and controllability. मीन्स जो ये अप्रेजल्स होते हैं बहुत सब्जेक्टिव होते हैं, ये वेरी करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन. ज़रूरी नहीं है कि एक इंडिविजुअल अगर उस सिचुएशन को एज अ हार्म परसीव करता है तो दूसरा भी एज अ हार्म परसीव करेगा. अब अगर हम एग्ज़ाम्स की बात देखें तो जो पूरा साल बच्चा नहीं पढ़ा है तो वो एग्ज़ामिनेशन सिचुएशन जो है उसके लिए हार्मफुल हो सकती है, थ्रेटफुल हो सकती है. राइट. बट जो बच्चा सारा साल पढ़ा है, उसके पास नोट्स भी हैं, सारी साल उसने मेहनत की है, तो वो सिचुएशन को वो एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करेगा. स्ट्रेस उसको भी होगा पेपर का, ठीक है, बट वो उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करेगा क्योंकि उसके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. ओके. मीन्स ये जो दोनों अप्रेजल्स हैं ये बेसिकली काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जिसमें से 2 फैक्टर्स आपकी बुक में भी गिवन है. फर्स्ट वन इज़ पास्ट एक्सपीरियंस. मीन्स इफ़ वन हैज़ हैंडल्ड द सिमिलर सिचुएशन सक्सेसफुली इन द पास्ट दे वुड बी लेस थ्रेटनिंग फॉर हिम और हर. ओके. लाइक जब कोविड आया था तो लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था उससे. ठीक है. मतलब बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ स्ट्रेस लोगों में हो गया था. अब जो है लोगों को पता है कि अगर वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं.
राइट तो मतलब ये उनका अपना पास्ट एक्सपीरियंस है. एंड नाउ द सेकेंड फैक्टर इज कंट्रोलेबिलिटी, वेदर वन हैज़ मास्टरी और कंट्रोल ओवर अ सिचुएशन और नॉट. मतलब अब ये कंट्रोलेबिलिटी का फैक्टर कहाँ से आता है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एफिकेसी से आता है. राइट अगर मीन्स आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि यस आई कैन डू दैट नो मैटर वॉट, जैसी भी सिचुएशन है आई विल ओवरकम दैट. राइट दैट इज़ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एफिकेसी. सो किया था ना हमने सेल्फ एफिकेसी का कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 2 में, सेल्फ एंड पर्सनालिटी में. सो आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दैट, एंड इफ़ यू नॉट सीन दैट वीडियो यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, so these are the two factors on the basis of which we appraise the situation, we appraise the stressor. Okay, so आज के लिए हम इतना ही करेंगे and we'll continue with this in our next video, and I hope you have understood everything, and if you have any doubt, any query or any question, do let me know through the comment section below. Okay, so मिलते हैं next video में. Till then take care all of you, stay home, stay safe, and thank you so much for watching.